आज हम करते हैं मंगल अष्टम भाव में। वो तो क्या है, देखिए जैसे कि लाल किताब में बताया गया है, काल पुरुष की कुंडली में ये यहाँ पर मंगल की राशि फॉल करती है वृश्चिक राशि। तो एक प्रकार से ये मंगल का घर है। और यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कि जमीन मंगल की है, तो इसका मालिक कौन है? शनि। शनि शनि। शनि गुरु बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ पर शनि की मलकियत है, यानी कि मालिकाना हक जो है वो शनि ग्रह के पास। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मालिक होता है ना उसके पास बहुत बड़ी पावर होती है। उसी की इजाजत से तय होता है कि यहाँ पर आने वाला ग्रह कैसा रिजल्ट दिखाएगा और कैसा नहीं दिखाएगा। ये अब अष्टम भाव जो है ये शमशान भूमि बताया गया, या वीराना वाली जगह, जो ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी नहीं जाता है, या जंगल का एरिया है, या जहां पर लोगों की बस्तियां नहीं है, लोगों की बसावट नहीं है। ये आठवां भाव। अब मंगल और शनि का कौन बताएगा? मित्रता शत्रुता के बारे में बताएंगे। मंगल शत्रु, मंगल के बारे में, मंगल की शनि के साथ क्या है, दोस्ती है, मित्रता है, शत्रुता है, क्या है? शत्रुता सम। किसकी शत्रुता है रत्ना जी? मंगल शनि की। ये मंगल शनि की, तो इसमें मंगल शनि से शत्रुता रखता है और शनि मंगल से क्या रखता है? शनि तो दोस्ती रखता है सर मंगल से। यस, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना है कि मंगल शनि से शत्रुता रखता है, पर शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता है। अच्छे से। क्लियर हुई बात? ये सूत्र हमेशा याद रखें। अब हम आगे बढ़। मंगल जब भी आठवें भाव में आएगा तो अच्छा नहीं माना जाता। तो लाल किताब के हिसाब से ये मांगलिक दोष भी बन गया यहाँ पर, और ऊपर से अगर मंगल बद हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा स्थितियों को खराब करने का कार्य करेगा। आठवें भाव का मंगल आदमी के मनोबल और देह बल, ध्यान रखिएगा ये शब्द, मनोबल और देह बल, यानी कि शरीर के अंदर का दमखम और मन का बल, यानी मन से भी आदमी को कमजोर कर देगा और शरीर से भी इंसान को कमजोर कर देगा। तो आठवें का मंगल इस लिहाज से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर ये लड़की की कुंडली हो जाए तो ये और भी प्रॉब्लमेटिक होने के चांस बना देता है। कोई मुझे बताएगा अष्टम में मंगल अगर होगा तो लड़की के चार्ट के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक क्यों और ज्यादा हो जाएगा? क्या ऐसी घटनाएं घटेंगी? आप में से अपने विचार प्रस्तुत करें, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी हैं। मुझे बताएं, चाहे वैदिक से बताएं चाहे लाल किताब से बताएं, कैसे ही बताएं, मुझे रीजन बताएं। हाँ रचना जी, एक मिनट, रचना जी बोल रहे हैं। हाँ रचना जी बताएं। गुरु जी, मंगल जो हमारा मांगलिक कार्यों का भी प्रतीक है और हमारे सौभाग्य का, हमारे पति सुख का भी ये प्रतीक माना जाता है। तो अगर मंगल अष्टम में पहुंच जाए तो पति सुख में कमी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आप कविता जी। सर क्योंकि मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष बना रहा है तो एनर्जी लेवल जो एक होता है वो भी बहुत हाई हो जाती है और एग्रेशन बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से। अच्छा, यहाँ अभी अभी बताया कविता जी, मनोबल देह बल कमजोर। हाँ, तो मन का बल और देह का बल तो कमजोर हो गया, तो एनर्जी लेवल हाई कैसे हो गया? सर देखिए जो शरीर का बल है वो किसी आदमी का कैसे आप काउंट करते हैं? उसकी एनर्जी लेवल से काउंट करते हैं। एक आदमी को कहते हैं आप दौड़ लगाओ, और वो दौड़ने लग जाता है और दौड़ने में कामयाब होता है और पूरी सैर कर जाता है, पूरा रेस लगा देता है, तो आप कहेंगे हाँ भाई शरीर में जान है।
और किसी को कहा दौड़ो और वो नहीं बेचारा दौड़ रहा है या थोड़ा सा दौड़ा और फिर रुक गया, सांस फूल गया, तो आप कहेंगे यार इसमें अभी तो नहीं, दम नहीं है इसमें। यही तो है एनर्जी लेवल चेक करने का तरीका। देह बल का मतलब ही आपका एनर्जी लेवल, यहाँ पर उसका एनर्जी लेवल कमजोर हो जाता है। पर और कोई बात बताना चाहे स्पेशल मांगलिक के अलावा? सर उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, बिल्कुल देखेगा। तो दूसरा घर फैमिली का ठीक है, होता है, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उतना ही सर, उससे ज्यादा नहीं। लड़की का केस है कविता जी, तो सेकंड हाउस लड़की का ससुराल है, तो इसका मतलब उसकी अपनी ससुराल से नहीं बनेगी। समझ गए बात को? दूसरा, वाणी को खराब कर देगा मंगल, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को 100% दृष्टि से देखेगा, तो 100% दृष्टि से देखेगा, तो मंगल वाणी में अग्रेशन क्रिएट करेगा, जिससे रिलेशन खराब होंगे और ससुराल पक्ष से उसकी नहीं बनेगी। और कोई बताए आप? सर पति के सुख का घर है 8वां घर, तो सुख में कमी होगी तो भी रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि मंगल वहां पे गुस्सा दिलाएगा। हाँ वो तो रिलेशन तो, ऐसा आदमी देखिए, हम किसी के साथ भी व्यवहार करें, चाहे अपने परिवार के साथ करें चाहे बाहर करें, उपयोग तो वाणी का ही करेंगे हम। तो जब आदमी बोलने की आदत पड़ जाएगी कड़वा, तो वो फिर कोई भी हो सामने, आदत तो फिर आदत है ना। जैसे जिन लोगों को गाली देने की आदत होगी, तो ऐसा नहीं कि वो घर में बिल्कुल एकदम गाली नहीं यूज करते, बाहर देते। बस ये है कि थोड़ा सा वो बढ़ जाती है, घट जाती है। घर में थोड़ा कम करेंगे इस्तेमाल, या बहुत बुरे वाली गाली नहीं देंगे, परंतु छोटी मोटी देंगे, क्योंकि वो उसके आदत का हिस्सा है। ये हमेशा ध्यान रखें। सर यहाँ गाने इश्यूज भी देता है। यस यस, रचना जी ने काफी अच्छा कहा है कि गायनी इशू देता है। अब रचना जी मुझे थोड़ा सा और बताएं, आप बहुत नियर पहुंचे हुए हैं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, और गायनी इशू यहाँ पर क्यों देगा? तो क्योंकि यहाँ ब्लड का ये मंगल जैसे रक्त का है, तो ये एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दे देता है। नहीं, और पर यहाँ गायनी तो नहीं आया ना, सर मतलब कैसे रक्त बोलूं? आ गया, ब्लड आ हाँ गया, जी, मान लिया हाँ जी। टोटली, मैं मान गया हूँ, परंतु गायनी अष्टम में कहाँ से आ गया? सर जो हमारा सर अष्टम ग्रह वो भी तो होता है ना, जो अष्टम ग्रह नहीं, हिडन अष्टम भाव पार्ट्स का बोलिए, अष्टम अष्टम भाव, भाव बोलिए। वो हिडन पार्ट्स वाला भी तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डिनोट करता है। हिडन पार्ट नहीं, जो जिससे मलमूत्र बाहर निकाल जी देते हैं। जी जी जी, तो पाइल्स वाली समस्या गुदा ज्यादा द्वार, हमेशा नहीं होती। हमेशा द्वार। ध्यान रखिएगा, जनन अंग सर, हमारे जनन जननांग जो होते हैं वो जनन अंग। 7th हाउस से देखे जाते हैं, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए। जननांग जो होता है वो हमारा 7th हाउस का हिस्सा है। अष्टम में क्या छिपा हुआ है? अष्टम भाव में छिपी हुई है हिडन सेक्सुअल एनर्जी। क्लियर? अब यहां पर समझिएगा, लेडीज की सारी हिडन सेक्सुअल एनर्जी 8th हाउस के अंदर है। यही कारण है कि महिलाएं इस विषय पर बात करने से, उनको शुरू से ही समझाया गया है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपने खुल करके बात नहीं करनी है। और इवन उनको इतनी आदत पड़ चुकी होती है उसकी कि वो अपने लाइफ पार्टनर से भी खुल करके बात इस विषय पर नहीं कर पाती। एक रिसर्च कहती है कि 70% महिलाएं कभी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बता नहीं पाती हैं अपने पार्टनर तक को भी। इसीलिए 70% महिलाएं अनसेटिस्फाइड रहती हैं।
क्योंकि वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बताएंगी नहीं, सामने वाले को पता लगेगा नहीं, तो वो चीज खराब हो जाएगी। आज मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं कि महिलाओं के लिए मंगल का अष्टम में बैठना क्यों ज्यादा खराब कर जाता है। क्योंकि एक टैबू है हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये टॉपिक छिपा हुआ टॉपिक है, इस पर हमने बातचीत नहीं करनी। वही आदत उसके दिल दिमाग के अंदर घुस जाती है और ये चीज जो है आगे चल करके उसको दिक्कत देती है। बहुत सारी मानसिक समस्याओं के पीछे हमारा सेक्सुअल रिलेशन जिम्मेदार होता है। अब मंगल यहाँ पर क्या करेगा? मंगल ने उसका मनोबल कमजोर कर दिया, मंगल ने उसका देह बल कमजोर कर दिया, पर यहाँ पर वो सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। कोई भी फायरी प्लेनेट, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी फायरी प्लेनेट जब भी अष्टम भाव में, जैसे सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, केतु आ जाए, ये लेडीज के केस में उसकी उस एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देते हैं। इसके ज्यादा एनहांस होने से उनको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन ना मिले तो ऐसे में गेंद जो है पुरुष के पाले में चली जाती है कि यानी कि उसके जीवन साथी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज समस्या बढ़ जाएगी। अब ये चेक करने के लिए अक्सर गलतियां क्या खाते हैं जब मैच मेकिंग करते हैं तो हमारे समाज में, कि मांगलिक को मांगलिक से मिला दो। और ऐसे में अगर कोई लड़का चौथे भाव का मांगलिक हो और लड़की अष्टम भाव के अंदर मंगल पड़ा हुआ है, क्या वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एक तरफ तो मंगल नीच राशि में चला गया है और इधर से मंगल ने उस एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा और ये रिलेशन चलना ही मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है बीच में ब्रेक हो जाए, या अब बीच में कह दूं, या कुछ लोग रिलेशन नहीं तोड़ते पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन डेवलप कर बैठते हैं, क्योंकि ये गुप्त एनर्जी के ग्रह जो है यही कारण है सबसे बड़ा जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। और उस रिलेशन की डेवलपमेंट के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही होता है कि वो उनको सुख नहीं मिला। यही रीजन है जब आप वैदिक ज्योतिष में पढ़ने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई अष्टम भाव का मंगल बहुत ही खराब है, बहुत ही क्रूर मंगल है, बहुत ये है, क्योंकि हमारे ज्योतिष में भी ऋषियों ने जब इस टॉपिक को लिखा तो बहुत सारी बातें सिर्फ इशारे में समझाई, खुल करके उसके बाद बारे में बातचीत नहीं की गई। इसलिए हमारे यहाँ पर कि कोई विवाह ना करे या बड़ा मैच मिला के करे तो अष्टम के मंगल को कह दिया अरे भाई 8वें भाव में मंगल आएगा तो पति की मौत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, लड़का लड़की में से एक खत्म हो जाएगा, ताकि इतना डरा दो कि अब आदमी अष्टम के मंगल से डरने लग जाए। तो मौत का तो कोई पता नहीं, पर हाँ उनको अगर सही मैच नहीं मिला तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप हो सकता है या मानसिक रूप से अशांति बहुत ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ गुड रिलेशनशिप इन द टर्म्स ऑफ द सेक्स। तो ये हमें समझ लेना। तो लाल किताब भी इस पे बड़ी अच्छी रेमेडी कहती है। वो क्या कहती है कि जब भी ऐसी कोई महिला हो जिसका हो तो उन्हें जब भी वो खाना बनाए, जब भी रोटियां बनाए, तो जब तवा वो गर्म हो तो सबसे पहले पानी के छींटे उस पर मार दो, पानी के छींटे मार दो और कोशिश करें कि जहां पर खाना बने वहीं बैठ करके खाना खाएं, यानी कि रसोई में बैठ के खाना खाएं। अब देखो कितनी जबरदस्त। अब रसोई में बैठ करके खाना खाना किस ग्रह की रेमेडी है, याद है किसी को? राहु। राहु के गुरुजी। जो लोग रसोई में बैठ करके खाना खाते हैं उनका राहु
शांत होता है। अब ये रेमेडी किस लिए कराई है? क्योंकि राहु को जिम्मेवार माना जाता है अनैतिक कार्यों का। तो यानी इसमें छिपा हुआ क्या है कि पहले से उनको डाउट है कि ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इसका राहु शांत रहना चाहिए। जबकि अष्टम भाव में राहु का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, पर मंगल 8वें में बैठा है। पर रेमेडी किसकी हो रही है? राहु की रेमेडी हो रही है कि जहां पर खाना बने वहीं बैठ के खाना खा लो, जिससे राहु शांत रहे। तीसरी रेमेडी क्या है? गुरु को पावरफुल बनाना है। गुरु जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। और क्या करना चाहिए? तंदूर, घर में तंदूर लगा करके ऐसे लोगों को रोटियां नहीं बनानी चाहिए। अब ये क्या है? ये सिंबल है, ये सिंबॉलिक है ये रेमेडीज। तो ये तंदूर का क्या रिलेशन है? तंदूर किस चीज का प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक है। कैसी अग्नि है इसमें? ये गैस वाली अग्नि नहीं है कि आपका मन चाहा बटन से ऑन कर दिया और फिर ऑफ कर दिया, ये वो वाली अग्नि। गहरे वाली अग्नि है की ये। अग्नि जलती भी धीरे धीरे है। तंदूर को पकाने में 1 घंटा लग जाता है। जब आप लोगों ने, किसी ने बचपन में देखा होगा, जो हलवाई लोग होते थे या जो आज भी ढाबे वाले होते हैं जो तंदूर को जलाते हैं, पहले वो लकड़ियां डालते हैं, फिर कोयला डालते हैं, फिर आग लगाते हैं, फिर वो आग जलती है धीरे धीरे। तो तंदूर जब तक काम करने के लिए तैयार होता है उसको नेट 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद उस पर रोटियां जो है चिपकनी शुरू होती हैं तंदूर की दीवारों के ऊपर। समझ रहे बात को? और अब आपने रोटियां बना ली तो क्या एकदम से आग बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। उसके बाद भी उसमें कम से कम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक उसमें तब वो लगती है, अग्नि लगती है। अर्थात ये किस चीज का प्रतीक है, इसको हमने समझना है। जो हमारे अंदर की जो अग्नि है उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं करना है। ऐसे कार्यों में आपने नहीं जाना है जहां से एक्साइटमेंट क्रिएट हो। चाहे ऐसी स्टोरीज हो, चाहे ऐसी बातें हो, इन चीजों की तरफ नहीं जाना है। ये उस चीज का प्रतीक है। परंतु हमें करना क्या है? हमने जुपिटर को बलवान बनाना है। क्योंकि जुपिटर का बलवान होने का भी तात्पर्य सब, ऐसा व्यक्ति जो बड़े बुजुर्गों की बात को मान जाए। अगर आपने सीधा सीधा समझना हो किसी का गुरु कितना ज्यादा खराब है कितना ठीक है, जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की बात को, कहा को बिल्कुल अक्षरश मान ले या उनका सम्मान करे या उनकी बात को गिरने ना दे, तो समझ लेना उसका गुरु ठीक है। और गुरु बहुत अच्छा किसका? कि बुजुर्गों को कहने की जरूरत ही ना पड़े और बुजुर्ग कहें ये आदमी बहुत अच्छा है। एक यही आदमी है जिसको कुछ कहना सुनना नहीं पड़ता, बहुत समझदार है, ये कोई काम करता ही नहीं गड़बड़, इसको कहें क्या, ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करता है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा होशियार है, समझदार है, हर किसी को साथ लेकर के चलता है। तो समझ लेना उस व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है गुरु बहुत अच्छा है। और जिसको कहने पे मान जाए तो सामान्य रूप से गुरु ठीक है। कहने पर भी ना माने और ये कहे यार ये तो हमारा बाप बूढ़ा हो गया, हमारा दादा बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको ये नहीं पता, इसको वो नहीं पता, समझ लेना उस साल के लिए गुरु काम अच्छा कर ही नहीं रहा उसके लिए। तो इसे कहा गया है गुरु को ठीक बना के रखना, यानी कि बड़े बुजुर्गों की बात मान के चल। अब जिन लोगों का मंगल 8वें में होगा, अगर वो बड़े बुजुर्गों की बात को मानेंगे तो क्या है, वो सबको तोड़ करके नहीं चलेंगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति हर किसी से रिलेशनशिप खराब करता चला जाता है। या पुरुष का मंगल 8वें में हो चाहे औरत का मंगल 8वें में। अब और महिलाओं के लिए थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है ये चीज कि भाई अगर उसकी ससुराल से नहीं बन रही है तो ससुराल में एक आदमी तो होता नहीं है, वो पूरा परिवार ही फिर उस बहू के खिलाफ खड़ा हो जाता है, चाहे उसके वो देवर है, चाहे उसकी ननद है, चाहे उसके सास है, उसके ससुर है, हर कोई उसके फिर अगेंस्ट में काम करता है या सोचता है उसके बारे में या उसको लाइक नहीं करता है। तो ये एक अपने आप में समस्या खड़ी हो जाती है। तो तीसरी जो रेमेडी जो है वो आप ये कर सकते हैं कि
धर्म स्थान के अंदर चावल यानी कि चंद्रमा और पीली चने की दाल, ये समय समय पर दान करते रहे। अगर मंगल असर खराब दे रहा है, मंगल असर खराब कैसे देगा, जो रचना जी ने बताया, जो गायनी प्रॉब्लम बताई, उसमें यहाँ पर आप नोट करें, सिस्ट या फैब्रॉइड डेवलप होना, ओवरी में सिस्ट बनना, फैब्रॉइड तैयार होना, स्टोन डेवलप होना, गुर्दे के अंदर स्टोन डेवलप होना। अगर ऐसी समस्या किसी महिला को आ रही है तो उसे फिर मीठा दान करना होगा, और वो प्रत्येक मंगलवार को जाकर के जो है मंदिर में जाकर के उसे दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को मंगल चंडी मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए। मंगल चंडी का स्त्रोत होता है एक, उसका पाठ करते रहना। लाल किताब में जिसे बेस्ट रेमेडी का है वो ये है कि ऐसे पुरुष को या स्त्री को, जो भी विधवा स्त्री हो, उसे कभी भूल करके एक तो तंग नहीं करना है, बल्कि उसकी सेवा करनी है, उसका आशीर्वाद लेना है। घर परिवार में सभी के साथ होता है कि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं कि कोई महिला, कोई अपनी बड़ी बुजुर्ग जो विधवा हो जाती है, तो उसकी सेवा या उसका आशीर्वाद इस दोष से बहुत हद तक बचा देता है। मंगल, जैसा कि आप जानते हो, छोटे भाई बहन मतलब जो हमारे भाई होते हैं वो भी मंगल ही उनका कारक होता है। 8वें भाव के मंगल में कई बार भाइयों के साथ भी रिलेशन गड़बड़ा जाता है, तो उसमें भी मंगल की ही रेमेडी आपको करनी चाहिए। हाँ कविता। इसमें अगर रिलेशन खराब नहीं हो रहा और भाई तकलीफ पा रहा है तो उसका क्या? तो भी वही बात है, भाई तकलीफ इतनी पाता है कि उसका कामकाज, बेचारे का कामकाज में बहुत दिक्कतें आती है, उसको सर व्यापार में बड़ी बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। यही हो रहा है। मेरी सिस्टर का है मंगल 8वें, ऑर्थोडॉक्स फैमिली में मैरिड है, और लड़की ठीक है, लेकिन बस वही फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, प्लस मेरे भाई को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई बात नहीं, मंगल के उपाय करें। चलिए अब हम करते हैं जैसा कि हमने नियम बनाया था, कुछ कुछ ग्रामर के नियमों को भी हम साथ में समझते जाएंगे और भाव भी करते चले जाएंगे। आज हम करेंगे ग्रहों की टक्कर। ग्रहों की टक्कर को कैसे समझा जाएगा, तो नियम लिखें, हर ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमारे को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी टक्कर लग गई है, और किसी किसी कुंडली में तो ये आएगा कि हर एक ग्रह टक्कर खा रहा है। लाल किताब इस टक्कर को बहुत गलत मानती है। जो भी ग्रह टक्कर खा रहा होता है वो एक प्रकार से पीड़ित माना जाता है, यानी कि जो ग्रह टक्कर खा रहा है उसके कारक चीजों में कमी आ जाती है। और सबसे ज्यादा जो खराब टक्कर मानी जाती है वो मानी जाती है जब भी पहले भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। ये टक्कर काफी खराब मानी जाती है। दूसरी टक्कर, महत्वपूर्ण जो टक्कर है, जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठा हो तो पंचम में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा।
10वें भाव में जो ग्रह बैठ करके 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को जो टक्कर मारे तो दोस्ती दुश्मनी भूल जाता है। अर्थात सबसे स्ट्रॉन्ग टक्कर मानी गई है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं कुंडली आपसे पूछता हूं, जो आप देना कि कर्क लगन की कुंडली हो और मंगल 10वें भाव में बैठा हो और गुरु ग्रह को बिठाओ 5वें भाव में, वैदिक के हिसाब से कैसा रहा और लाल किताब उसके बारे में क्या कहती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा सटीकता किसमें आ रही है। गुरुजी वैदिक के हिसाब से तो मार्स यहाँ पे दिग्बली हो गया बहुत बढ़िया। और गुरु जो है वो पंचम में बैठा हुआ है, हाँ हाँ, और लाल किताब के हिसाब से मार्स जो है वो जुपिटर को टक्कर मार रहा है। हाँ। और जो टक्कर है वो यह कह गई है कि वो बर्बाद तक कर देता है, इतनी भारी टक्कर है। क्यों टक्कर है? 10वें में बैठा हुआ ग्रह जो पंचम में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा, वो पांव से टक्कर मारता है। जैसे किसी को आप लात मार देते ना, किसी को अगर आपने गिराना हो तो आप क्या करते हैं? लात मार देते हैं। कोई पीठ करके बैठा हो और पीछे से जाएंगे आप लात मार देते ताकि उसको जोर का झटका लगे। तो एक प्रकार से जोरदार टक्कर है। और जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो होता है, जो अष्टम को टक्कर मारता है, वो सिर के बल मारता है। तो सिर के बल में तो एक चांस ये भी है कि आपके भी चोट लग सकती है। अगर हम किसी के सर मारेंगे, अगर उसका ऐसी जगह मार दिया जो पार्ट हार्ड है, तो उसके सर पे उसको भी भी चोट लग लग सकती सकती है। है ना? तो वो भी एक चांस है। जरूरी नहीं कि हर बार सर मारने से हो जाएगा। तो वहां तो उसके भी चांस है। तो वहां पर रूल थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह किसको टक्कर मार रहा है। अब जिस ग्रह का हिसाब किताब मजबूत है, अब वो सर के बल टक्कर मारेगा तो चलो वो दूसरे को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देगा। पर जो कमजोर ग्रह है वो कैसे टक्कर मार देगा? वो तो खुद फंस जाएगा बेचारा। जैसे सोच करो, पहले भाव में आपने चंद्रमा बिठा दिया और 8वें में बिठा दिया आपने राहु को। अब मुझे ये बताओ, जब चंद्रमा राहु को टक्कर मारेगा तो पहली बात तो चंद्रमा को राहु बख्शता ही नहीं है। अब राहु को जब टक्कर मारेगा चंद्रमा, तो नुकसान किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का गुरुजी। यस यस, ये ध्यान रखना। अब इसका उल्टा ले लो, आप पहले भाव में मंगल को बिठा दो और मंगल को बिठा दिया और 8वें में शुक्र को बिठा दो। अब मंगल टक्कर मार रहा है शुक्र को, शुक्र चोट खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। शुक्र तो बहुत सॉफ्ट है ना, इसलिए हम मक्खन को शुक्र मानते हैं, खुशबू को शुक्र मानते हैं, एक महिला को हम शुक्र मानते हैं। और मंगल तो योद्धा है। अब योद्धा एक महिला से अगर फाइट करेगा, वो एक पहलवान आदमी अगर सिर भी मार देगा महिला को, तो बेचारी महिला के लिए तो वो भी भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल जरूर याद रखें। बाकी सबके नियम सामान्य हैं। जो भी ग्रह अपने से 8वें बैठा हुआ है, जिस ग्रह से 8वां बैठा हुआ है, वो उसको टक्कर मार रहा है। पर और टक्कर जो होंगी वो सॉफ्ट टक्कर मानी जाती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टक्कर मानी जाएगी 10वें में बैठा हुआ ग्रह, जो 5वें में भाव में बैठे हुए ग्रह को जो टक्कर मारेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेगा। और याद करने के लिए बस ये समझ लो, पहला भाव सर है तो सर से टक्कर हो जाएगी है, और हमारी जो घुटने हैं, हमारे जो पाँव हैं, वो 10वें भाव में आते हैं। तो एक प्रकार से वो टक्कर लाभ के गुरुजी जी दोनों सॉफ्ट प्लैनेट होंगे, 10वें भाव में भी कोई सॉफ्ट प्लैनेट। बैठा हो, मैंने कहा दोस्ती दुश्मनी भूल जाएगा। सॉफ्ट से सॉफ्ट ग्रह भी मजबूत से मजबूत ग्रह को टक्कर मार देगा। अब मैंने उदाहरण क्या दिया? एक आदमी है जो तगड़ा है, स्ट्रांग है, और वो किसी दीवार पर खड़ा हुआ है किनारे के ऊपर और पीठ करके खड़ा हुआ है। अब अगर बच्चा भी उसको धक्का मार देगा तो वो जरा गिर जाएगा नीचे। गिरेगा कि नहीं गिरेगा?
क्योंकि आमना सामना नहीं है, टक्कर मार पीछे से एक छोटा सा हल्की सी भी टक्कर मार देगा। यहाँ पर मैं उसी उदाहरण को रखता हूँ, 10वें भाव में चंद्रमा बिठा दिया और राहु बिठा दो 5वें भाव में, तो यहाँ पर चंद्रमा भी जो टक्कर मार देगा तो राहु के लिए खराब हो जाएगा, राहु खराब हो जाएगा। और राहु जब 5वें में खराब करेगा तो फिर बच्चों को खराब करेगा, संतान को खराब करेगा, उसकी आदतों को खराब करेगा। ध्यान रहे, आदतें जो होती हैं वो पंचम भाव से डेवलप होती है। 5वां भाव जब भी किसी भी व्यक्ति का डिस्टर्ब होगा तो उसकी आदतें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। केवल संतान का ही मामला नहीं है, आदतें भी वो उल्टी सीधी पाल के बैठ जाता है, फिर वो अपनी आदतों के कारण बड़ा परेशान रहता है। हाँ रत्ना जी, आप पूछिए। सर पहले से तो आपने 8वें को मारी, तो 8वें से पहले को टक्कर लगी, लेकिन 10वें से आपने 5वें को मारी। हाँ 5वें से 10वें को क्यों नहीं? मतलब दूसरे से जाता है ना, वो रत्ना छठा हो जी, जाएगा, 6 फिर हो से जाएगा नियम ना। समझो। दूसरे से 8वां जाना चाहिए, 10वां जाना चाहिए ना। रत्ना जी, आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा हर ग्रह अपने से 8वें को टक्कर मारेगा। अगर 5वें से 8वां देखना है तो वो कहाँ जाएगा, वो तो 12वें भाव में जाएगा ना। जी मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि 10वें में जो बैठा हुआ ग्रह है वो पांव से धक्का मारता है, पैर से टक्कर मारता है। ये टक्कर सबसे ज्यादा खतरनाक टक्कर मानी गई है। मतलब टक्करें तो सारी कोई भी अच्छी नहीं है, पर जो सबसे ज्यादा बुरी टक्कर मानी गई है वो 10वें में बैठे हुए ग्रह की मानी गई है, क्योंकि वो 5वें को मारेगा। अगर 5वें में कोई ग्रह नहीं बैठा तो टेंशन ही खत्म, हाँ, तो टेंशन ही खत्म। परंतु 5वें में अगर कोई ग्रह बैठा है और 10वें में भी कोई ग्रह बैठा है तो 10वां जो मारेगा टक्कर वो 5वें को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। समझाने का मेरा मतलब ये है। जबकि पहले वाले में तो फिर भी चलो देखा जाएगा कौन स्ट्रांग है कौन कमजोर है। और जगहों में भी ये चीज का ध्यान रखना कि टक्कर जो है डैमेज करती है, पर कम मात्रा में डैमेज करती है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करती। ज्यादा डैमेज होता है सिर्फ एक ही पार्ट, एक ही जगह। सर ग्रह का बल कैसे देखेंगे? सूर्य बलशाली कि केतु बलशाली या राहु बलशाली? सूर्य ने तो केतु को सिंपल है मारी। रत्ना जी, ये तो क्वेश्चन आपकी तरफ से तो आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, पहली चीज देखिएगा, दोस्ती दुश्मनी को भी समझिएगा, कौन सा ग्रह किस भाव में बाया हुआ है उसको समझिएगा। सो सिंपल है। जी जी अगर गुरु को मैंने उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि गुरु 5वें में अच्छा माना जाएगा, गुरु 9वें में अच्छा माना जाएगा, गुरु पहले में अच्छा माना जाएगा, वो अच्छी जगह पे बैठा हुआ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। पर सूर्य को केतु ने मारी तो किसको डैमेज? तो सूर्य को हुआ ना। मुद्दा ये ना किस भाव में बैठ करके मारा। पहले से 8वें हाँ 8वें में कौन बैठा है? केतु, और हाँ पहले में हाँ, तो बेचारे टक्कर मारेगा तो इससे नुकसान सूर्य को होगा। वैसे सूर्य बहुत बलशाली है, वैदिक के हिसाब से तो बहुत बलशाली है। हाँ, पर टक्कर किसको मार रहा है? हाँ जी, केतु को। मैंने आपको कोई अभी नियम चंद्रमा का बताया था। चंद्रमा ने जब राहु को टक्कर मारी थी, मैंने कहा चंद्रमा का नुकसान हो जाएगा। चंद्रमा। इसीलिए समझाने का तरीका भाई वो सिर का उपयोग करेगा, और सिर में हमेशा चांस है कि आपको भी लगेगी, जो टक्कर मार रहा है उसको भी थोड़ी चोट लगेगी। इसलिए स्पेशल नियम ये बताए, बाकियों में ये नियम नहीं है, सिर और पैर वाला। तो गुरुजी यहाँ पे हम रेमेडीज किसकी करेंगे? है जी, यदि 10th में बैठ के इधर लग रही है या फर्स्ट में बैठ के 8th में लग रही है, तो जिसको टक्कर लग रही है हम उसकी रेमेडीज करेंगे। जो टक्कर खा रहा है वो उसी की रेमेडी करेंगे, जो जिसको चोट लगे। एक नेट सेल में जिसको बेचारे को चोट लगी है, मल्लम पट्टी उसी की चोट लग रही है। भाई, जिसको चोट ही नहीं लगी उसकी मल्लम पट्टी करने से क्या फायदा? जो मार रहा है उसको और क्या बढ़ाएंगे? मतलब यदि कोई 10th में बैठा है और वो 5th को हिट कर रहा है तो हमें 5th में बैठे प्लैनेट की रेमेडीज करनी है। फर्स्ट में बैठा है और 8th में है तो जो जिसको सॉफ्ट है उसकी करनी है, क्योंकि यदि राहु और मून कर रहा है तो मून की हाँ, जिसको चोट लगे, और चोट लगेगी तो लक्षण सामने आएंगे। ये भी ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा कि लक्षण नहीं आएंगे, लक्षण आएंगे। कब आएंगे लक्षण? लक्षण? अरे हमेशा, जब भी। और वर्षफल में तो विशेष ध्यान रखना है, वर्षफल में विशेष ध्यान रखना है। इस टक्कर के कंसेप्ट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है।
सर जय सूर्य बोलिए। माता हो गया, चंद्र माता हो गई, उसमें उनको भी कष्ट आएगा फिर। बिल्कुल। देखो किस किस को कष्ट आएगा मैं बताऊं। सबसे पहले रिश्तेदार को, फिर उस ग्रह से संबंधित व्यापार को, सबसे पहले रिश्तेदार को, फिर ग्रह से संबंधित व्यापार को, फिर आएगा शारीरिक तकलीफ खुद को, उस ग्रह से रिलेटेड। वो ग्रह शरीर के जिस भी अंग से रिलेटेड होगा, जिस बीमारी से रिलेटेड होगा, ये 3 चीज याद रखिए। इन तीनों में से कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, टक्कर खाए हुए ग्रह का। या तो उसके रिश्तेदार पीड़ित मिलेंगे, या उससे संबंधित आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मिलेगा, या आप अगर उस ग्रह से संबंधित काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको दिक्कतें आएंगी, आपको चैलेंजेस आएंगे। तो ये सब सर वर्ष फल में समझेंगे, हर साल के वर्ष वर्ष फल में भी समझना है, कुंडली में भी समझना है, कुंडली में भी। कुंडली में भी समझना है। जैसे आप लाल किताब से जब आप कैरियर को डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमने वही देखना है कि जो अगर टक्कर बुरी तरह खाया हुआ ग्रह होगा, अगर उसका व्यापार करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो हम उसको छोड़ देंगे। हम सबसे जो उम्दा ग्रह होगा कुंडली का उसे छाटेंगे। सर जैसे जो किसी सबसे उम्दा ग्रह कौन सा होगा? जो सोया हुआ नहीं हो, जो अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, जो शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, वो सबसे अच्छा ग्रह माना जाएगा। तो उससे संबंधित उस व्यक्ति को काम बताओगे तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ मंजीत जी। सर गुरुजी, ये जो दोस्ती दुश्मनी वाला कंसेप्ट है, ये टक्कर में अप्लाई नहीं होगा कहीं पर भी ना? अगर जो टक्कर मार रहा है और जिसको मार पड़ रही है टक्कर, वो अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो भी टक्कर लगेगी। हाँ टक्कर मानी जाए। लगेगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने चंद्रमा और गुरु का बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि चंद्रमा जी। गुरु बेस्ट प्लेनेट है, एक दूसरे को मतलब मदद करते हैं, मित्र हैं एक दूसरे जी के। जी उसके जी बावजूद भी चंद्रमा गुरु को बर्बाद कर देगा। या गुरु 10वें में बिठा लो, चंद्रमा 5वें में बिठा जी लो, जो भी आप बिठा लो, मतलब वो उसको 5वें में बैठे हुए को खराब कर देगा। तो उसके अपनी कारक चीजों के नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, या रिजल्ट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे उसको। जैसे पंचम राइट भाव में गुरुजी। बैठा हुआ बृहस्पति यहाँ पर ओवर्शन कराने लग जाएगा, या संतान को मारना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने ये चीज बताया, गुरु के रिजल्ट्स अच्छा। मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाएंगी, उसका व्यापार नहीं टिकेगा, उसका कामकाज नहीं टिकेगा। जी जी। आप प्रताप जी। सर जैसे आपने कहा कि वैदिक में, तो अब कर्क लगन में अगर मंगल 10th हाउस में है और गुरु पंचम भाव में, ये तो बड़ा सुपर राजयोग बताया गया। हाँ जी। तो फाइनली राजयोग नहीं, राजयोग तो जब बनेंगे जब मिलेंगे आपस में। पर ये आप कहें ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। नहीं, मिल इसलिए भी रहे हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है गुरु पे, इसे राजयोग नहीं बनेगा। ठीक है। तो लेकिन फाइनली अब इसको क्या समझेंगे कि अच्छा प्लेसमेंट हुआ या खराब प्लेसमेंट? नहीं, मैंने यही चीज समझाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि इसको वैदिक के थ्रू नहीं पता लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है, पर उसमें हमें नवमांशा का सहारा लेना पड़े। अच्छा। और नवमांशा 100% दिखाएगा कि इसमें गुरु पीड़ित है, वो पता चलेगा, पर नवमांशा से, पर लगन से नहीं पता चलेगा। लगन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं D1 चार्ट में। ठीक है। लाल किताब उसको वहीं के वहीं क्लियर आउट कर दी। लाल जी। किताब तो नवमांशा की बात ही नहीं कर रही है ना, वो तो हर वो है ना, फैसला कहते हैं एट द स्पॉट फैसला, तो वो तो यहाँ पर एट द स्पॉट फैसला कर रही है। ठीक है ना, उसने कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं जी। किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है ही नहीं। पर कहने का मतलब है कर्क लगन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेके कि भाग्य का अधिपति गुरु अपने से नवम में बैठ करके पंचम भाव में बैठ के बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसका पिता बहुत अच्छा है, उसका कामकाज बहुत अच्छा है, उसको संतान का सुख क्योंकि गुरु बहुत अच्छा बना दिया हम लोगों ने। जी। अब यहाँ पर वो व्यक्ति है जब कुंडली लेकर के आएगा तो यहाँ पर सीन उल्टा मिलेगा। वो कहेगा जी मेरा बाप तो क्लर्क है, आप कहें यार ये क्या हो गया, बाप का तो स्टेटस कमजोर कैसे हो गया, पिता का स्टेटस कमजोर यहाँ पे कैसा हो गया, नहीं होना चाहिए। गुरु बहुत अच्छा है, वो ये भी कह सकता है मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या मैंने टुकड़ों में पढ़ाई पढ़ी है, रुक रुक के पढ़ाई पढ़ी है,
तो वो सीन फिर आप लोगों को वहां समझने में मुश्किल हो जाएगी, यार ये पढ़ाई का कारक ग्रह है और ये बहुत अच्छा भी बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड भी है और दिक्कत भी आ रही है। और एक तरफ आप ये भी कह देंगे कि मंगल ने तो कुलदीपक योग बना दिया और यहाँ तो पंच महापुरुष राजयोग भी बन गया मंगल की वजह से, तो यार ये तो आदमी बहुत ऊंचा जाएगा। पर कर्क लगन का भाग्य का ग्रह ही अगर पिट गया तो उसका लक कब साथ देगा? वो राजयोग तो जब फलित होगा ना जब उसका भाग्य साथ दे, भाग्य तो साथ ही नहीं दे रहा। और वो भाग्य अपॉर्चुनिटी भी है, 9th हाउस, उसको मौका मिलेगा जब ही तो वो दसम मंगल के रिजल्ट दिखाएगा ना। 10वां का मंगल कर क्या रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है बहुत ज्यादा काम करने की, और ऊपर से वो आपके और सिर चिप जाएगा कि साहब मैं तो बहुत मेहनती आदमी हूँ, और सारे कहेंगे हाँ बहुत मेहनती है यार ये आदमी। अब आप क्या करेंगे? अब तो और टेंशन हो गई कि यार मेहनती भी पूरा है, यानी मंगल पूरे रिजल्ट दिखा रहा है और गुरु से रिलेटेड लक्षण मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हमें नवमांशा में तो वो चीज फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वैदिक के थ्रू नहीं पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा, पर वहां फिर आपको नवमांश के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीज फाइंड आउट हो जाएगी। परंतु लाल किताब में वहीं की वहीं हमें पता चल गया कि यार ये तो गुरु यहाँ पे खराब हो गया, इसे आप रद्दी भी कह सकते हैं, रद्दी हो गया या बर्बाद हो गया। तो हमें यहाँ पर गुरु को फिर डेवलप करना, गुरु को बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, गुरु की रेमेडी करने की जरूरत पड़ जाएगी। अक्सर जो लोग बहुत बिगिनर स्टेज के अंदर कुंडलियां देखना शुरू कर देते हैं, ये अपने क्लाइंट के साथ बड़ा दुराचार करते हैं बिना एक्सपीरियंस के, क्योंकि उनको कंफ्यूजन में वो गुरु की रेमेडी तो कराएंगे नहीं, उनकी नजर में तो बहुत अच्छा है गुरु। अब वो लड़की की कुंडली है तो वो कहेगी मेरी शादी नहीं हो रही है, और समस्या खड़ी हो गई है। अच्छा संतान नहीं हो रही इस बात में तो सेट कर देंगे जी मंगल की दृष्टि इसलिए संतान नहीं हो रही, पर जबकि ये गलत नियम है, ऐसा नहीं होगा, तो वहां तो चलो वो सेट कर लेंगे। परंतु जब शादी नहीं हो रही होगी या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैरिज के बाद दिक्कतें आ रही होंगी, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ फिर वो ये तो कह देंगे हाँ हाँ कर्क लगन है इसलिए मैरिज में दिक्कत आ रही है, पर ये गलत लॉजिक है। वहां पर उसका कारक पिट गया उस महिला के मतलब कुंडली में जो मैरिज का, इसलिए रियल चैलेंज आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि लाल किताब जो आपकी सीखी हुई है ये आपको वैदिक में बहुत हेल्प करेगी, बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेने में। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप वैदिक से नहीं देख सकते, वैदिक से भी आप बहुत अच्छे से देख सकते। सर इसी में एक दूसरा प्लेसमेंट, अगर हम लोग राहु को 3rd हाउस में रखते हैं, ठीक है, राहु मंगल को टक्कर मार रहा है। हाँ ये टक्कर है, वो मारेगा टक्कर, राहु स्ट्रांग है, मंगल हाँ नहीं स्ट्रांग, वो कैसा भी वो टक्कर मारेगा, 8वीं टक्कर मानी जाएगी, देखो पूरी जगह टक्कर मानी जाएगी, हाँ मानी जाएगी। पर मंगल जो है स्ट्रांग होने की वजह से भी राहु को थोड़ा झेलता है, पर ये नहीं कहेंगे कि मंगल का नुकसान नहीं होगा, मंगल का नुकसान होगा, ये मान के चलना है आपने। तो जैसे कि मंगल, ये कर्क लगन ही ले लेते हैं, अगर मंगल दशम में बैठा है तो नियम से तो ये होना चाहिए इस आदमी के पास प्रॉपर्टी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, एसेट्स बहुत होने चाहिए, ये अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, नामी ग्रामी होना चाहिए आदमी, नेम फेम बहुत अच्छा होना चाहिए। पर राहु की टक्कर लगने से उन चीजों में कमी आ सकती है। वो ये कह सकता है यार सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, नौकरी भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पर यार मैं जितना डिजर्व करता हूँ ना उतना मुझे नहीं मिलता, मेरे साथ कोई ना कोई खर्चा हो जाता है, मेरे साथ जो है जब भी फाइनल स्टेज की बात आती है मेरे व्यवधान आ जाता है। और व्यवधान किसका आता है? राहु का। अब राहु का व्यवधान क्या है कि चीज 95% 99% ओके हो गई है, काम होना है, और एट ए टाइम पे ट्विस्ट हो गया है। जिस अफसर ने काम करना था फाइल पे, जिस अफसर ने आपको वादा किया था मैं इस फाइल को पास कर दूंगा, जिस दिन उसने कहा वीरवार के दिन आ जाना मैं साइन मार दूंगा, आप जैसे ही वीरवार वाले दिन जाते हो पता चला अफसर की तो बुधवार की रात को ट्रांसफर हो गई, अब वो साइन ही नहीं कर सकता। ये जो ट्विस्ट ऐसे होते हैं ये राहु के ट्विस्ट होते हैं। तो बंदा कहेगा सब कुछ तैयार पड़ा था, सारा काम हुआ पड़ा था, पर लास्ट के अंदर मेरे साथ ये हो गया। ये टक्कर मतलब ऐसी टक्कर होती है, पर छोटी टक्कर मानी जाती है इनको, छोटी टक्कर, पर हाँ नुकसान होता है। सर ऐसे ही जैसे अगर राहु 3rd में बताया सर ने भी, और अगर ऐसे ही सूर्य होगा तो फिर सरकारी कामों में दिक्कत आएगी, इससे ऐसे ही रिलेट करेंगे? हाँ
बिल्कुल, मैंने कहा ना, अभी आपको बताया, ग्रह 3 चीजों में करेगा, अपने रिश्तेदार, यानी सूर्य का रिश्तेदार कौन हुआ? बाप, अपना काम और अपना हेल्थ, 3 जगह ये डेंट मारेगा। तो सरकार ही है तो सरकार से रिलेटेड दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड दिक्कत आएगी। और सर अगर 2 ग्रह एक साथ बैठे होंगे तो वो दोनों मिलके टक्कर मारेंगे 8वें घर में? हाँ, जो भी 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, ये ध्यान रखना, वो फिर 3 बैठे तो तीनों मिलके टक्कर मारेंगे, उस बेचारे की तो सर, शामत आ जाएगी। तो सर फिर जो टक्कर खा रहा है उस घर से रिलेटेड उसके उपाय करेंगे फिर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो सिंपल सा नहीं नियम है, मैंने एक ही चीज से बता दिया, जिसके चोट लगी है मल्लम पट्टी उसी की होगी, गुरुजी एक और दवा उसी क्वेश्चन को दोगे। हाँ शिवांगी जी। गुरुजी 10th हाउस में यदि आपने अभी बताया मून बैठा हुआ है और 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया था, तो मून दोनों एक ही चंद्रमा ग्रह, को मून और चंद्रमा एक ही होते हैं। सॉरी, जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर आपने बताया था अभी। हाँ। तो मून यदि जुपिटर को टक्कर मारेगा तो लात से चक्कर मारेगा, इसमें पीछे से मतलब कितना भी वो स्ट्रांग हो पर उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। यहाँ और यारी यदि दुश्मनी भूल जाओ, इस केस में 10th भाव में बैठा हुआ ग्रह ना यार देखेगा ना दुश्मन देखेगा, कोई हो उसे खराब कर देगा, सीधा तो टक्कर। यहाँ पर हम जुपिटर को स्ट्रांग करेंगे, जुपिटर की रेमेडीज करेंगे यहाँ पर। यदि केतु बैठा होगा तो केतु की रेमेडीज करेंगे, जो भी प्लैनेट बैठा होगा। कोई बैठा हो उसी को वो खराब कर देगा। मेरा और गुरुजी क्वेश्चन, केतु को कैसे खराब करेगा? केतु जैसे मून यदि केतु को टक्कर केतु मारा है किस चीज का 5वें में, कारक है, आप भूल जाते हो बार बार। सिंपल है, लाल किताब में केतु क्या चीज है, मैंने कहा आपकी अपनी औलाद। औलाद कहा नहीं मान रही है, उसमें गुरु जिम्मेवार है। केतु जिम्मेवार होता है संतान की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। जैसे कुछ लोगों की संतान जो है कैरियर में स्टेबल नहीं हो पाती है, कैरियर नहीं बना पाती है, कैरियर में उनको बहुत व्यवधान आ रहे होते हैं, इसका मतलब केतु गड़बड़ है। दूसरी जगह केतु क्या है, आपके घुटनों से नीचे शरीर का जो पार्ट है, अगर आपके घुटनों से नीचे वाले पाँव में दिक्कतें आती हैं, दर्द की शिकायत रहती है, तो आपका केतु खराब है। अगर कुत्ते का अटैक, डॉग्स आपके ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं, तो ये केतु का इफेक्ट है। ऑपरेशंस बार बार हो रहे हैं तो केतु का इफेक्ट है। पेट में बार बार ऑपरेशन करने की, पेट की दिक्कतें आ रही हैं तो भी आपका इसका इफेक्ट है। हर्निया की प्रॉब्लम आ रही है तो भी केतु का इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजें, ऐसा मत सोचिए कि केतु है तो आप एकदम सुनने मत हो जाइए कि केतु से क्या देखेंगे। केतु आपकी धर्म की पताका है। केतु अगर पीड़ित होगा तो आप धर्म कर्म से हट जाएंगे, आपका अपने धर्म में विश्वास नहीं रहेगा, आप बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं जो धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले जाते हैं या दूसरे धर्मों की ज्यादा आदर भाव के चक्कर में पड़ जाते हैं? वही हैं जिनका केतु कमजोर है। जिनका केतु स्ट्रांग होता है वो लोग कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो धर्म की पताका है। देखिए, सिखों में जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, और भी कई गुरु हैं, आप उनकी कहानी पढ़ के देखिए, उनकी क्या लड़ाई थी मुसलमानों से। सिर्फ एक ही तो बात थी, मुसलमान चाहते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर दें। जिसने धर्म परिवर्तन कर दिया उसको मारा नहीं, और जिसने धर्म परिवर्तन नहीं करा उनको खत्म कर दिया, उनको छोड़ा नहीं। जो गुरुओं के बच्चे थे उनको दीवारों में चिनवाया, उनके ऊपर अत्याचार किए। वो कहानी क्या थी? सिर्फ एक ही बात तो थी कि धर्म परिवर्तन कर लो। यानी इन लोगों के केतु बहुत स्ट्रांग थे, इन्होंने मरना मंजूर किया परंतु अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, मौत के भय से धर्म में परिवर्तित नहीं हुए। तो आप इसको कुंडली से भी समझ सकते सर अच्छा, इसीलिए सर जो मुसलमानों की जो वो होती है ना सर, वो दरगाह, उस पे सिख लोग भी दिखते हैं सर। सिख लोग दिखते हैं वहां पे सर, सिख। ये बात अपन नहीं करेंगे, ये सिख दिखे ना दिखे अपने को उस चीज से कोई मतलब नहीं है ना। कोई कहीं जाए, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, कोई कहीं जाए, सब फ्री हैं, है ना, ये उनका है। पर लाल किताब दरगाह पर जाना बहुत बुरा मानती है, ये मैं आपको क्लियर कर। एक आगे योग आएगा,
ये समझ लीजिए कि क्योंकि अपने यहाँ पर जो कब्रों की पूजा करना बहुत खराब माना गया है, लाल किताब में कहा गया है ये जो लोग कब्रों की पूजा करते हैं उनके पीछे भूत प्रेत लग जाते हैं, यानी कि राहु का नेगेटिव असर जो है पड़ जाता है, क्योंकि मरे हुए लोग को हम अष्टम भाव से देखते हैं ना, और भूत प्रेत भी हम वहीं से देखते हैं। अब जो मरे और ये तो गीता में भी है, अगर आप मुर्दों को पूजोगे, मुर्दों की पूजा करोगे तो आपकी भी अगली योनि मुर्दा मतलब वही जानी है, भूत प्रेत योनि में जाओगे आप गीता को भी पढ़िए तो उसमें भी स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और लाल किताब तो इसमें मानती है। तो सर हम पितरों की पूजा करते हैं, फिर वो पितर भी तो उसी में आते हैं। पितर दिखाई देते हैं आपको सामने पड़े हुए? कोई दिखाई देता है? कोई चद्दर पे ओढ़े हुए कोई कुछ होता है, दिखाई देता है आपको? नहीं। आपकी जो पितरों की पूजा होती है, पहली बात तो साल में एक बार आप करते हो, स्पेशल तिथि पर करते हो, उन्हें याद करते हो, और उनकी याद में क्या करते हो आप दान करते हो, पुण्य करते हो, सूरज को जल देते हो, गंगा जी में उनके निमित्त पिंड दान करते हो। सामने बिठा के कोई तस्वीर नहीं बनाई जाती। देखो कमाल क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, कर्म कांड को जानता हूँ, मैं हर कर्म कांड की विधि को समझता हूँ, और पितृ शांति भी हम लोग कराते हैं, पिंडदान भी हम करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। कहीं पर भी जब पितृ शांति करवाई जाती है, पितरों की कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, कोई तस्वीर नहीं रखी जाती, कोई प्रतीक नहीं रखा जाता, समझो। हमारी जो पूजा है वो मानसिक पूजा है, और कहा क्या गया, मुर्दों की पूजा। इसीलिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति डेथ कर जाए, अगर सूरज अस्त ना हुआ हो तो तुरंत कहते हैं कि अभी की अभी इसको शमशान घाट ले जाओ और इसको डिस्पोज ऑफ करो, मतलब इसको दाह संस्कार करो। क्यों नहीं कर रहे? यानी कि मुर्दे को हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जा रहा, उसको संभाल के रखना नहीं माना। कोई संभाल के जब ही रखता है जब कोई मजबूरी हो जाती है, संभाल के अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो मजबूरी। इवन यहाँ पर शरीर को बनाए रखना अच्छा नहीं माना जाता हम हिंदुओं के अंदर, उसकी मान्यता ये है क्योंकि वो धीरे धीरे सड़ना शुरू होगा, और इसका मतलब आप उस व्यक्ति के को एक प्रकार से गलत कर रहे हैं उसके साथ, तो वो चीज अच्छी नहीं मानते ना। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन का तरीका सिंपल ये था, जो लोग दरगाह पर जाकर के इस तरीके से या किसी कब्र पर जाकर के इस तरीके की वो जो चीजें करते हैं, वो वही लोग करते हैं जिनका केतु खराब होगा। ध्यान रखिएगा, और चाहे वो किसी भी कौम का आदमी, केतु खराब होगा। दूसरा, मंगल और चंद्र की खराबी के बगैर ये काम नहीं होगा। 3 ग्रह उस व्यक्ति के आपको खराब होगा। हाँ गायत्री जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर 10वें में चंद्र है और 5वें में जुपिटर है तो वो अबॉर्शन की स्थिति बनाता है, अभी आपने बोला। बना सकता गायत्री जी। आपने ऐसा बोला कि वो संतान के सुख में कमी करता है। हाँ, गुरु संतान का कारक। हाँ, गुरु संतान का कारक है। तो अगर किसी, जैसे मेरे हस्बैंड के है, मैं ये योग मेरे हस्बैंड के उस पे है, तो मेरे मिसकैरेजेस भी है, तो ये ऐसा भी हो सकता है? हाँ, वही मिसकैरेजेस मैंने कहा ना। हाँ जी सर, मैंने भी मिसकैरेज ही कहा। तो ये मैंने कहा हाँ, हो सकता तो जो है। गुरु होता है, हाँ, गुरु संतान का कारक है। जी सर ये बुजुर्गों की फोटो सुनिए, गायत्री जी बहुत अच्छी बात आपको बता रही हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। अब मैं आप लोगों के लिए दोबारा से गायत्री जी से बात करता हूँ। गायत्री जी, आप अपने परिवार की एक कुंडली बता रहे हैं, उसमें 10वें भाव में कौन बैठा है? 10वें भाव में है सर, 10वें भाव में बैठे हैं, मून बैठा है 10वें भाव में, 10वें और भाव में जुपिटर है मून 5वें भाव में, 5वें में जुपिटर है। अब तो ये कह रहे हैं आज का हमने एग्जाम्पल कुंडली भी यही ली थी, ये इत्तेफाकन ली थी, मुझे नहीं पता गायत्री जी के परिवार में ये है, इसलिए फिर भी हमने ली थी इत्तेफाकन। तो चंद्रमा गुरु को टक्कर मार रहा है तो गुरु को खराब करने का काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हाँ मेरे भी मिसकैरेजेस हुई थी, तो यही बात आज हम क्लास में बता रहे हैं आप लोगों को। बस जी सर, गायत्री जी, यही क्वेश्चन था।
यही क्वेश्चन था मेरा कि मेरे हस्बैंड की कुंडली में ये है तो मेरे मिसकैरेजेस हैं। हाँ, वो तो देखिए अब लड़के की कुंडली में होगा मिसकैरेज, उसका जी तो होगा नहीं, हाँ, पर नहीं संतान नहीं का ठीक तो है सर। नुकसान उसी का होगा हाँ भाई, उसकी सर, भी तो संतान का मेरा नुकसान यही हुआ ना। पॉइंट है। हाँ, हाँ मेरा हाँ, यही यस पॉइंट यस, है। संतान का नुकसान। देखिए पंचम भाव अगर लड़की की कुंडली है तो गर्भ क्षेत्र हो जाएगा, जी सर, लड़का है तो उसकी संतान हो जाएगा। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे पहले भाव में राहु बैठा है और 8वें में मून बैठा है, तो आपने हाँ बोला कि वो उसको हाँ, नहीं सर मून से मून टक्कर डैमेज, मारेगा। मून हाँ मून को डैमेज हो जाएगा क्योंकि मून बहुत कमजोर है। जी सर। तो इस 8वें में केस में वैसे भी रेमेडी, वैदिक के हिसाब से वो मरणासन है जी 8वें भाव में मून मरणासन भी है वैदिक के हिसाब से भी, तो 8वें का मून वैसे ही बहुत कमजोर है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर भी इसको डैमेज ही लगेगा क्योंकि जी राहु सर, अगर तो मारेगा तो डैमेज मारेगा तो चंद्रमा तो कमजोर होगा ही होगा। ठीक है सर, तो मून की ही रेमेडी करी जाए यहाँ पर। हाँ मून की। थैंक यू मैं सर। थोड़ा एक चीज पूछना चाह रही थी सर, जैसे पहले भाव में। एक मिनट कविता जी, मैं सबके पास आऊंगा जब रिपीट हो गए। अभी ज्योति जी बची हुई हैं। हाँ ज्योति जी, नहीं ऐसा हो जाएगा ना, जी सर, स्टूडेंट मैं ये कहेंगे पूछ हमारा तो नंबर ही नहीं आता, दो ही लोग पूछते रहते आ, हैं। सर मैं हाँ ये पूछ रही थी, जैसे आपने हमें पहले सिखाया किसी भी ग्रह का बल देखना कि वो कमजोर है या बलवान है, तो सर टक्कर मारने में क्या ये बल का भी इस तरीके से देखेंगे कि कितना बलवान है तो कितनी टक्कर लगी है, या कमजोर है तो कम टक्कर हाँ, लगी है? वो तो है ही है ज्योति जी। देखो तो मतलब कॉमन बात है कि अब अगर कोई बड़ी हैवी गाड़ी, ट्रक अगर रिक्शा को टक्कर मारेगा तो रिक्शा तो बेचारी उड़ जाएगी, पर रिक्शा की टक्कर अगर स्कूटर से लगेगी तो डेफिनेटली रिक्शा उड़ेगी नहीं। हाँ, हो सकता है उसका बेचारे का पहिया उड़ जाए या छोटा मोटा नुकसान हो जाए या रिक्शा पलट जाए, तो वो रिक्शा उड़ नहीं जाएगी। अगर टक्कर मारेगा ट्रक तो हो सके वो उड़ाई देख पर कच्चे उड़ा, तो बेचारे का टायर टूर भी ना मिले, तो ये भी हो सकता है। तो वो तो सर हमेशा जी सर, और दसम भाव में शुक्र बैठे हैं, पंचम में राहु, तो राहु को तो टक्कर राहु हाँ यस यस, तो राहु खराब हो जाएगा। तो सर यहाँ पे एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होगी फिर, अगर राहु से रिलेटेड एजुकेशन है वो बंदा हाँ, करना है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा वैसे। डिस्टर्ब हो जाएगा, और वैसे भी मैंने कहा 5वें भाव से राहु आदतें डेवलप होती है, तो काम को शुरू करके बहुत जल्दी छोड़ भी देगा, नए नए काम पकड़ेगा, नए नए छोड़ देगा, फिर थोड़ा समय तक लगा रहेगा, बहुत बुरी तरीके से लगेगा जब भी काम करने लगेगा, और ऐसा लगेगा कि बस इस काम में तो सफल होगा ही होगा, परंतु एकदम छोड़ देगा, फिर इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। करना चाहिए, राहु का इलाज करना चाहिए ना ज्योति जी। सर जैसे सर कोई चीज का सारे मत बोलिए, अपने आप को म्यूट रखें ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें, इस सुनने से भी कई बार समस्या हल हो जाती है। जी हाँ सर। सर मैं राहु की रेमेडीज का पूछी थी, इसमें राहु की क्या रेमेडीज करनी चाहिए? आज ज्योति जी रेमेडीज बहुत है, हमारा रेमेडी वाला वीडियो देखिएगा एस्ट्रो पाठशाला पे, बेस्ट रेमेडीज ऑफ राहु, उसमें बहुत सारी हैं, वो जरूर देखिएगा। हाँ अमर जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी एक मुझे क्वेश्चन अभी आ रहा है, जैसे आपने दरगाह के बारे में बोला कि ये विजिट नहीं करना चाहिए, पहले भी आप बोले थे, अभी हाल ही में एक थोड़ा एक काफी इसमें वितर्क भी हुआ था, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी कोई जजमेंट निकला रहा है। जैसे हम लोग काफी लोग शिरडी के साईं बाबा के मानते हैं, तो इसी को हम लोग तो जैसे हमारे गुरु और जो पूर्वज है उनका भी फोटो नहीं रखना चाहिए, विश्वास अलग का बात है, लेकिन वो हमारा धर्म का नहीं है। महामंडलेश्वर वगैरह भी उनका भी मैंने देखा है, तो उनको हम लोग घर पे रखना चाहिए, ये मतलब पूजा स्थान में या नहीं? देखिए पहली बात तो जो तस्वीर लगाना है, तस्वीर लगाना, मूर्ति पूजा करना, ये हिंदुओं में मान्य है, तो उसके ऊपर कोई भी विवाद का विषय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक साईं बाबा को लेकर के है, तो मेरा अपना ये मानना है, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो हमारा मना है वो कब्र की पूजा मना है ना। अगर कोई तस्वीर लगा करके कोई नमस्कार करता है साईं बाबा को और उसकी आस्था है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरी बात, गुरु की मूर्ति लगाना, गुरु की फोटो लगाना
हमारे यहाँ नियम है, ये लगाए सकते हैं और हर आदमी अपने गुरु की तस्वीर लगा करके उसकी पूजा भी करता है। इसलिए हमारे यहाँ चरण पादुका पूजा होती है। चरण पादुका पूजन के मंत्र दिए हुए हैं, गुरु पूजन का मंत्र दिया हुआ है। अगर किसी को गुरु गीता पढ़ने का समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ लीना जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे केतु अगर हमारा 3rd हाउस में है और 10th हाउस में हमारा वीनस है, तो केतु वीनस को टक्कर मारेगा। और इसमें मतलब केतु और जैसे वीनस है तो ये वीनस को हार्म पहुंचाएगा और वीनस मतलब को उसकी हार्म काम पहुंचाएगा, डिपेंड्स ऑन। अगर ये लड़के की कुंडली है तो उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वाइफ का मामला गड़बड़ा जाएगा, और ये अच्छा नियम नहीं है। अगर वो लड़की है तो उसका शुक्र डिस्टर्ब होने का मतलब है कि वो हैप्पी नहीं रह पाएगी, अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं रह पाएगी। ठीक है। और ये वर्षफल में भी मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट वर्षफल में तो मानना ही मानना है लीना जी, ये कंसेप्ट जो है समझाया इसलिए है कि वर्षफल में तो देखना है। मैं हाथ की हाथ इसलिए समझाता जा रहा हूँ कि आपको नियम भी लगाने साथ में आ जाए, इसलिए मैंने दृष्टियां सिखाई हैं आप लोगों को, ताकि हम बातचीत कर रहे हैं तो वो जो आपको कुंडली भी साथ में देखना आ रहा है, वो नियम भी साथ में आ। जैसे आपके सामने अभी अभी गायत्री जी ने सामने आकर के बताया कि ये बात बिल्कुल सत्य है, जो आज टक्कर का कंसेप्ट बताया। यही प्रताप जी से जब मेरी बात चल रही थी तो वही बात मैं समझाने की कोशिश की थी कि भाई देखो, गुरु बहुत अच्छा है पंचम में बैठ करके, और चंद्रमा और गुरु का हम वैदिक में आपस में कहीं संबंध नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। हमें तो लगता है चंद्रमा दशम में बैठा है और गुरु जो है पंचम में बैठा है, तो 5वें का गुरु तो बहुत अच्छा माना गया है ना। तो वो वहां पे गुरु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, परंतु यहाँ पर उसने नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो संतान को डैमेज कर रहा है। तो वैसे हम नहीं समझ, है ना। तो अगर वैदिक में जाएंगे तो नवमांश कुंडली में फिर हमें गुरु को देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ, गुरु वहां पे पीड़ित है, जब ही संतान को दिक्कत है जी। और अगर एक से ज्यादा ग्रह पे टक्कर कोई ग्रह मार देता है वर्षफल में, तो फिर उसमें जैसे आपने वो मित्रता बताई थी उसके हिसाब उस साल के लिए हमें उस ग्रह का, जो ग्रह टक्कर खा रहा है जी, उसकी हमें रेमेडी करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम मान ले यार ये ग्रह तो हमारा बहुत अच्छा है। जैसे सपोज करो आपने निकाला कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, तो मान के बैठ के गुरु अच्छा है, पर वर्षफल नहीं देखा हम, और वर्षफल में वो गुरु किसी ग्रह की टक्कर में आ गया, तो वो बेकार हो जाएगा। उस साल वो जो है संतान के लिए चिंता का बना देगा विषय। संतान उसकी बेचारे की बीमार चल रही होगी, संतान को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी, संतान को कैरियर बना रही होगी तो उसकी नौकरी रोजगार नहीं लग रहा होगा, समझ रहे हो बात को। तो वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, यार बरकत उसकी गायब हो जाएगी, बरकत नहीं हो पा रही होगी उसके लिए, उसका व्यापार नहीं बढ़ रहा होगा और उसका ध्यान नहीं जाएगा फिर गुरु की तरफ। वो कहेगा यार मेरा तो गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक चीज को मान लेते हैं हमारा फलाना ग्रह तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो खराब नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। और ये तो लाल किताब में अभी तो वर्षफल की कुंडली बनी है, महीने की भी कुंडली बनती है, दिन की कुंडली भी बनती है, घंटे की कुंडली भी बनती है ना। अच्छा, ठीक है। तो इसमें रेमेडी मतलब डिटेलिंग पूरी है, पर लाल किताब को शुरू से ही ट्रीट ऐसे किया गया जैसे सीधा किताब उठाई और सीधे रेमेडी पे चढ़ जाओ, है ना। और वो रेमेडीज जो है उपाय फलित। एक ने मुझे आजकल क्या है, हमारे YouTube चैनल पे भी बड़े अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं और लाल किताब को लेके बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है लोगों में। 3 से 4 हजार बंदा डेली देखता है हमारे लाल किताब के वीडियोस को, और सब लिख रहे हैं। तो उसने एक ने कल ही लिखा है कि लाल किताब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर लाल किताब के उपायों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो वो उसमें मैंने यही लिखा है कि बिना नियमों के जब आप उपाय करते हो तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। गुरु खराब हो रहा है, आप मंगल के उपाय करे चले जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी हनुमान जी कृपा नहीं बरसा रहे, तो फिर वो कैसे काम होगा, समझ रहे बात को। तो वो चीज है, अगर हम उसको नहीं देख रहे ढंग से तो फिर दिक्कत हो जी। तो इसमें जैसे मान लीजिए 2 से 3 ग्रह एक साथ बैठे हो, दोनों तीनों पे टक्कर लग गई, तो हर ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करना होगा हमें।
हाँ करना होगा, परंतु उसको वर्ष फल में देखिए। अगर जो बाई बर्थ लग गई सो लग गई, अब वो तो आ गई सो, पर वर्ष फल में हमने देखना है। ठीक है, ठीक है। गुरुजी मैं भी बताना चाहती हूँ। हाँ। देखिए मेरी कुंडली में गुरु लगन में बैठे हैं ठीक है। और बुध है हमारे अष्टम में, और ये मेरी कुंभ लगन की कुंडली है, तो बुध अष्टम में उच्च के हो जाते हैं। ठीक है। पर गुरुजी लाल किताब के हिसाब से गुरु टक्कर मार रहे हैं। और हाँ। मेरे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। मेरा कुछ मायके में भी कुछ ज्यादा नहीं है, एंड मैं पैसे के मामले में मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ। ठीक बात। हाँ, तो नवमांश में गुरु नीच के, सॉरी बुध मेरे नीच के हो जाते हैं गुरु जी, तो ये लाल के साथ का कॉन्सेप्ट यहाँ भी सही आता है। बिल्कुल, और मैं रचना जी को पर्सनल भी जानता हूँ, और ये मन की बहुत सीधी हैं, इस बात में कोई शक नहीं। वैसे बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, मैं ये भी मानता हूँ, पर वैसे मन की सीधी हैं, और पैसे के मामले में तो कुछ ज्यादा सीधी हैं। तो इस मामले में तो मैंने इतने सालों से मैं इनको जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये बात। और इनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है जी। बुध तो उच्च का है, तो नहीं पैसे है, की कैसे? यही तो समझा रहे हैं आपको, कि यही तो समझा रहे हैं कि इनका अष्टम भाव में बुध जो बैठा हुआ है, जो कि कुंभ लगन में, तो देखने में तो लगता है उच्च का है, पर नवमांश में वो नीच का बैठा है। तो वैदिक से वैसे तो पता लग जाता है, पर लाल किताब ने यही फैसला कर दिया कि गुरु टक्कर मार रहा है बुध को जी। तो उसने बुध से रिलेटेड चीजों, और इनके लड़की भी नहीं है इनके लड़की भी नहीं है, तो बुध तो इनका खराब हो गया इस मैटर में। तो खैर, कहने का मतलब इनको वेन्स से रिलेटेड तकलीफें हैं, जो रचना जी ने मुझे पहले भी बताया हुआ है काफी लंबे समय से। तो ये तो नियम तो रचना जी हमेशा देखिए कारगर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रितु जी सुन रही हैं? नहीं अभी जाए। सुषमा जी हाँ बताएं। सर हम पूछ रहे थे, जैसे आपने एक मंगल नेक और मंगल बद का कॉन्सेप्ट बताया था, तो सर अगर उसमें मंगल नेक भी हो और मंगल बद भी हो, दोनों चीजें मिल जाए तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा सुषमा जी? ऐसे कैसे? सूर्य बुध साथ में और चंद्रमा 12 मतलब ऐसे नहीं होगा। जब उसमें पहला नियम लिखवा दिया, सूर्य बुध जब साथ हैं, तो मंगल बद नहीं होगा। हाँ मंगल बद तो नहीं होगा, लेकिन जब सर नहीं होगा तो फिर नहीं है, फिर चंद्रमा बैठ जाओ बस 12वें में, आप नहीं चिंता सर, ना करो। राहु 5वें में बैठ गया या 9वें में बैठ गया। बैठ जाओ, जब सूर्य बुध मिल गए तो वो नियम ही खत्म हो गए ना। अच्छा, हाँ वही हम पूछ रहे थे सर, क्योंकि बाकी और भी नियम है मंगल बद के, तो हमने कहा कि कभी एक नियम नहीं, मंगल को अच्छा तो बना रहा वो है और ये एक जब खराब मंगल बद हो गया तो देखा कि मंगल बद कितना मंगल बद है। एक आदमी सिर्फ अपने घर में बहस करता है, पर एक आदमी झगड़ा करता है, एक आदमी डांट डपटता है, और एक आदमी तोड़फोड़ ही मचा देता है। अब ये चार आदमी चारों अलग अलग है ना, और चारों का मंगल बद है, ये भी बात है, पर तोड़फोड़ मचाने वाले का मंगल का क्या लेना देना। तो हमने देखना होगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है मंगल बद की। हाँ वही सर, हाँ वही पूछ रहे थे। मंगल बद क्या है कि मंगल बद वाले को क्या होता है कि गुस्सा आता है। दूसरा बात, उसको आप कोई बात कह दो, छोटी से छोटी बात, उसको जवाब देना जरूरी है, और वो जवाब नहीं दे पाया तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, सीधी सी बात। मतलब मंगल उसको बद लगेगा कि हाँ मैंने जवाब देना, टिट फॉर टैट करना है उसका, तो वो चीज उसको खराब करती है। अब जैसे सपोज करो, एक मंगल बद वाला आदमी शादी के अंदर गया है, और वो खाना ले रहा है प्लेट में लेकर के, और किसी ने आकर के ये कह दिया, देखो भाई दही बड़े हैं ना यहाँ नहीं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। वो जवाब दिए बगैर नहीं मानेगा, वो कहेगा अच्छा मुझे पागल समझता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा दही बड़े कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मुझे मूर्ख समझता है। मतलब उसको 4 बात सुना देगा। अब देखा जाए, बताने वाले ने कोई गलती नहीं करी, उसने उसकी हेल्प की है, पर उसने उसको उल्टा सुना दिया, या उसको कहते अरे तू खा ले, मैंने नहीं खाने जा, पर उसको थैंक यू नहीं बोलेगा। उसमें इतना धैर्य ही नहीं है ये सोचने का कि ये बेचारा मेरी मदद कर रहा है। उसको हर बात लगता है कि मुझे सुना दिया। आप उसको सही सही बात भी समझाओगे तो उसको लगेगा मुझे सुना दिया है। ये मंगल बद वाले की खासियत है। आप उसे कहो यार तू सुबह सुबह जो है ना थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया कर, बस वो आपको 2 बात सुनाए बगैर मानेगा नहीं। वो कहेगा देख तेरा पेट चेक कर कितना लंबा है, कितना मोटा है, तू खुद देख, तेरे को फलानी बीमारी, तेरे को ढिमकानी बीमारी है, मैं तो देख लूंगा, मैं अपना कर लूंगा। मतलब आप उसको क्या कहोगे आप। यही कारण है कि मंगल बद वालों के जो है रिलेशनशिप गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि फिर एक समय के बाद जो आदमी उनको जानता है
वो कहता है यार इसको कुछ मत समझाओ, इससे फालतू बात ही मत करो, ये टू द पॉइंट बात करो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खाम खा क्यों झगड़ा हम करें, क्यों विवाद हम करें। तो जब आपका कोई सामने वाला मित्र, दोस्त, यार, दोस्त या परिवार का सदस्य जब इस मोड़ पे चला जाए कि इसको कुछ मत समझाओ, तो आप बहुत बड़े फायदे से चूक जाते हो। ये ध्यान रखिएगा। राजनीति में भी जब बड़ा मंत्री बनाया जाता है तो कैरेक्टर एनालिसिस में यही चेक किया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत अच्छे हैं राजनीति में, पर उनकी हर बात पे विवाद करने के कारण उनको बड़ी पोस्ट नहीं देते। उन्हें पता है ये तो पंगा कर देगा, ये तो बात में दंगा कर देगा, ये तो शांति नहीं रहने देगा स्टेट को या देश को, तो कल को ये कुछ विवाद ना खड़ा कर दे, इसलिए इसको बनाओ ही मत। इसको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहां से विवाद ना उठे। इसको खुश करना है तो और तरह से खुश कर दो, परंतु विवाद वाली जगहों पे इसको मत, तो उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। इसलिए बाप भी जब अपनी बेस्ट प्रॉपर्टी देगा ना, या अपना अच्छा वो देगा, तो उसी बेटे को देने को ज्यादा लाइक करता है कि जो बेटा उसकी बात मानता हो, उससे विवाद ना करता हो, सोचता है यार ये बच्चा मेरा ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो। माँ बाप कितना दिखा दे कि हम न्याय कर रहे हैं, और फिर भी वो छुपा करके उसी को देंगे जो बच्चा, लड़का या लड़की इसकी बात मानेगा, उसको 100% ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलो। औरों के कंपैरिजन, लोग दिखावे से वो कुछ भी कहते, भाई मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अब मैं जिसकी मर्जी मैं वहां ज्यादा दूंगा। अब मान लो मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हुए हैं और मैं एक बाप हूँ, तो और मेरे 3 बेटे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, भाई मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं, बाकी जो 400 वो उसको दूंगा जो मेरा सबसे ज्यादा काम आता हो, और वो उसको बता दूंगा किसी को, तो हो गया न्याय। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, विवाद से आदमी नुकसान उठाता है, प्रेम से आदमी को लाभ मिलता है, पर लेट मिलता है। और जो विवाद करके आप ले लेते हो, वो देखने में तो लगता है कि मिल गया और जल्दी मिल गया, पर उसका नुकसान ही होता है। रितु जी बताइए। सर अगर 10वें में मंगल और 5वें में कोई भी ग्रह ना हो तो फिर कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है। चाहे ग्रह वहाँ होगा 10 तो नंबर की टक्कर राशि, लगेगी, ग्रह होगा तो टक्कर लगेगी। अगर हम रेमेडी की बात करें तो एक तरीका ये भी है कि उस ग्रह को वहां से शिफ्ट कर दो। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, इस बार भी बताऊंगा, ग्रहों को मनचाहे भाव में ले जाना। इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के, ग्रहों को मनचाहे भाव में ले जाना। जैसे पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है, अब इसको आप शिफ्ट करो, इसको पहले भाव में ले जाओ। पहले भाव में ले जाने का तरीका मैंने बताया था, भैया आप केसर का तिलक माथे पे लगाना शुरू कर दो। फर्स्ट हाउस आप माथे पे लगाना शुरू कर दो, केसर का सेवन करना शुरू कर दो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दो, हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो। तो सर वास्तु पहले भाव की में शिफ्ट हो रेमेडीज, जाएगा। हैं जी, वास्तु की रेमेडीज से भी ग्रह को शिफ्ट कर सकते हैं ना? कम या चांस, नहीं? कम चांस, बहुत कम चांस है। इसलिए आप किसी भी ईमानदार वास्तु एक्सपर्ट से बात करेंगे तो अगर वो 10 केस देखने जाएगा, यानी 10 घरों की रेमेडी करेगा, तो उसको 6 से 7 घरों में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और वो 6-7 लोग वो यही कहते हैं जी कर तो सब कुछ लिया, हुआ कुछ नहीं, है ना। सिर्फ रिजल्ट बहुत कम होते हैं। एक तो उसमें मास्टरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं कर पाते। हाँ मानवी जी जल्दी बताएं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, अगर 10th हाउस में सन है और 5th हाउस में राहु है तो डैमेज हाँ, क्या होगा, सन या राहु राहु? राहु 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 ओके। मुझे भी राहु यही डैमेज पूछना होगा था। तो व्यक्ति की प्लानिंग फेल हो जाती है। राहु जब डैमेज होता है तो उसकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो होती है वो बहुत गड़बड़ बना बैठता है, लोगों पे भरोसा कर जाता है, गलत लोगों पे भरोसा करके बैठ जाता है, उसके साथ उसको डैमेज होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। उसका जो पब्लिक डीलिंग होती है वो कई बार गड़बड़ा जाती है, क्योंकि राहु जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही अच्छी उसकी पब्लिक डीलिंग होगी। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर सन राहु को टक्कर मारता है, सन राहु को कोई भी टक्कर मारता है जैसे मून या सन, तो राहु ज्यादा स्ट्रांग है तो टक्कर मून को ही लगती है
दशम में बैठे हुए का कोई नियम काम नहीं करेगा, सिर्फ ये नियम काम करेगा कि पांचवें में जो ग्रह बैठा है वो डैमेज हो जाएगा। सर दसम का छोड़ दीजिए, अभी कोई जैसे हम लोग ये फर्स्ट हाउस से 8वें घर में फर्स्ट हाउस टक्कर में लगी। फर्स्ट हाउस में ताकत देखी जाएगी, बाकी और कहीं ताकत नहीं देखी जाएगी। क्लियर हुआ कविता जी? नहीं सर, ताकत देखी जाएगी मतलब जैसे मून है, मून ने राहु को मारा, तो यहाँ पे रेमेडी किसकी होगी? मून वीक है, आपने कहा कि मून को ही लगेगी। मैम कविता जी, या तो आप बताओ कि कौन से भाव की बात कर रहे हो, मैं आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। मैं फर्स्ट हाउस में अगर मून है और 7th हाउस में राहु है, ठीक है, हाँ तो मैं बता 8th चुका हाउस हूँ में, इसका, मैं बता चुका हूँ, इसमें राहु नहीं पीड़ित होगा, इसमें चंद्रमा पीड़ित होगा। हाँ बस वही मुझे क्लैरिफाई करना हाँ था मैम, सर, सॉरी अगर डिस्टर्ब हुआ है तो। हेलो, हाँ और किसी का प्रश्न नहीं है? सर अगर चंद्रमा राहु को टक्कर मारे तो 8th हाउस का चंद्रमा और 3rd हाउस में राहु हो तो? 3rd हाउस में राहु हो तो फिर भी राहु को पीड़ा मिलेगी। सिर्फ मैंने 2 स्पेसिफिक केस बताए हैं, पहले भाव का केस बताया और 10th हाउस का केस बताया, बाकी नियम सबका सेम लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलो धन्यवाद। प्रणाम आप गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।